तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बुरहानपुर ने इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, बस बेकाबू होकर 50 फीट गहरी खाई में गिरी और 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बस में सवार थे 40 से ज्यादा यात्री। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। करौली गांव के पास ये हादसा हुआ बताया जा रहा है और महाराष्ट्र के पुणे से आ रही थी बस। तो ये बड़ी खबर मिल रही है बुरहानपुर से, जहां बस का हादसा, बस बेकाबू होकर 50 फीट गहरी खाई में गिर गई और 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बता दें कि बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज जारी है और करौली गांव के पास हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे से ये बस आ रही थी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी मौसम तड़वी का। मौसम, ये बड़ा हादसा सामने आ रहा है बुरहानपुर से, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अंजलि, बता देना चाहूंगा, शाहपुर थाना क्षेत्र के करौली गांव है, वहां पर शनिवार तड़के एक यात्री बस जो होकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद उसमें सवार करीब 12 यात्री घायल हुए। सभी घायलों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से उनको बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। देखिए, बताया ये जा रहा है कि इस बस में करीब 40 से अधिक यात्री सवार थे और ये बस पूना की ओर जा रही थी और इस दौरान उस बस का संतुलन बिगड़ा और वो खाई में गिर गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 12 से अधिक यात्री घायल हुए। उनको सभी को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस की टीम मौके पर है, जिला प्रशासन की टीम मौके पर है, एसडीएम मौके पर पहुंच गई है और पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि किस तरीके से बस पलटी और क्या कारण रहा है। इसका कारण अभी बाद में पता चल पाएगा, लेकिन अभी जो फिलहाल घायल थे उन सभी घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। जिला अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती करा दिया गया है। उनकी स्थिति पर क्या अपडेट्स है मौसम? जी बिल्कुल, देखिए उनको मामूली सी चोटें आई है, गंभीर कोई नहीं है उसमें, और सभी अभी डॉक्टरों की निगरानी में है और डॉक्टरों की टीम लगी है और सभी घायलों का उपचार कर रही है। हताहत जैसी स्थिति कोई नहीं हुई, ज्यादा गंभीर कोई नहीं है, मामूली चोटें आई है, सभी को भर्ती कर दिया है। जी अंजलि। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौसम तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक होनी है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी और पहले और दूसरे चरण के मतदान की होगी समीक्षा। अगले 2 चरण के चुनाव को लेकर भी होगा मंथन और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे इस बैठक में मौजूद। तो ये बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक आज होनी है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी भोपाल में। और पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत इतना कम रहा है उसकी समीक्षा की जानी है, उसको लेकर चर्चा की जानी है कि आने वाले जो चरण है उसमें इतना कम वोटिंग प्रतिशत ना देखने को मिले, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होने वाले हैं और उसके साथ आगामी चरण जो है उसको लेकर भी चर्चा होनी है इस बैठक में। देखिए, इससे पहले कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुई कम वोटिंग को लेकर भी बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई थी, जिसमें मतदान को लेकर समीक्षा की गई। मीटिंग में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। मीटिंग के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शादी सीजन, फसल कटाई और मौसम की मार के कारण वोटिंग कम हुई है। हम कांग्रेस के मुकाबले लीड ले रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि शादी ब्याह के माहौल में आज बारिश कई जगह हुई है, ऐसे कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन हुआ। हम उम्मीद करेंगे और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन आज जो हुआ है उसकी भी बधाई तो देना पड़ेगी ना। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है, बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें जारी है। चलिए, बैठक में क्या चर्चा होगी उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी मौजूद है मेरे साथ। सूरज, आज प्रबंध समिति की बैठक है बीजेपी की, कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत गिरता जा रहा है चरण दर चरण, यही मुख्य मुद्दा तो नहीं रहने वाला इसका?
जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर यही मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट फिक्स किया था शुरुआत से ही कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है और 10% वोट, पूरा जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टारगेट अगर 2 चरणों की बात करें तो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि लगातार वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 28 सीटें हैं अभी मध्य प्रदेश में, 1 सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है। लेकिन जिस तरह से पहले चरण में अंजलि आपने देखा 8% कम मतदान हुआ, सबसे कम मतदान पहले चरण में सीधी में हुआ, तो वहीं दूसरे चरण में सबसे कम मतदान रीवा में हुआ। दूसरे चरण में 9% 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों की धड़कनें, एक पार्टी की नहीं दोनों की धड़कनें इसलिए बढ़ रही हैं कि इन सीटों में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि अगर वोट परसेंटेज कम हो रहा है जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी जो सत्ता, जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसकी सीटें ज्यादा होती है, तो वोटों का मार्जिन कम होगा। बीजेपी अगर जीतती भी है कई सीटों में, तो जिस तरह से पिछली बार के चुनाव में अंजलि लगभग 4 लाख कई सीटों में अंतर था, 3 लाख अंतर था, ऐसे वोटों का जो अंतर था वो घटेगा, निश्चित तौर पर घटेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक होनी है, तो आगामी जो 2 चरणों के चुनाव बचे हैं उसको लेकर होगी, क्योंकि आगामी जो जिन 2 चरणों में चुनाव होना है उसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें आने वाली तीसरे चरण की सीटों पर जो प्रत्याशी है वहां मुकाबला टक्कर का लग रहा है। बड़े नेता चुनावी मैदान में है, खासकर गुना, राजगढ़ और विदिशा की अगर मैं बात करूं, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है क्या इस बैठक में? जी जी निश्चित तौर पर रणनीति बनाई जाएगी। सबसे बड़ी रणनीति यही बनाई जाएगी कैसे कार्यकर्ता जो हैं वो आम वोटर को बूथ तक लेकर जाएं और वोट बढ़वाएं। सबसे बड़ा टारगेट बीजेपी का यही है कि 370 वोट बढ़ाने का जो टारगेट था वो कैसे पूरा होगा। अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। और यही कारण है कि कल जो गोपाल भार्गव, उनका बयान भी सामने आया कि हम अगर हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं वो अपने बूथ तक ले जाते हैं कार्यकर्ताओं को और 100% वोट डलवा तो मोटरसाइकिल जैसा इनाम देने की भी बात कही है। तो बीजेपी चाहती है, खासतौर पर अगर बात करें दूसरे चरण की, तो खजुराहो में लगभग 10% वोट कम हुआ है, लगभग 10%, यानी जो बीडी शर्मा की सीट है, और बीडी शर्मा अक्सर कहते आते हैं कि 370 वोट बढ़ाना है, हर बूथ पे बढ़ाना है हमारा टारगेट है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का कम होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है अंजलि। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक मीटिंग की जाए और जो 2 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में बढ़ाया जाए, और अगर नहीं बढ़ता तो कम से कम उतनी वोटिंग तो हो जितना पिछली बार वोटिंग हुई थी। गोपाल भार्गव के बयान की आपने बात की, काफी विवादित बयान रहा है। कांग्रेस तो लगातार हमलावर भी है, कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और अगली खबर की मैं बात कर लेती हूं कि मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। यहां से बीजेपी टिकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया खुद तो इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा ही रहे हैं, वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता भी एक के बाद एक प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिंधिया के लिए रैली करने आए, तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम करेरा, कोलारस और बामोरी में प्रचार करने आ रहे हैं। वो यहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं गुना जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज का। सूरज, कहीं ना कहीं गुना पर खासा फोकस है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट है जहां मुकाबला कन्वेंशनल नहीं है। मौजूदा सांसद का टिकट कटा बीजेपी ने और कांग्रेस से आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है और उनके सामने यादव चेहरा, इसीलिए आला नेताओं की चुनावी सभाएं चल रही है वहां पर। जी अंजलि, देखिए गुना हॉट सीट तो है ही, और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस बार प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में केपी यादव के हाथों से हार मिली थी, केपी यादव उन्होंने चुनावी मैदान में हराया था। इस बार केपी यादव उन्हीं की पार्टी में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया, केपी यादव का टिकट काटा गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सब कुछ इसलिए भी है क्योंकि गुना सीट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट है, सिंधिया राजघराने की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से कैसे चुनाव जीतेंगे, और यही कारण है कि तमाम आला कमान नेता, चाहे आपने देखा कल गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह का ये बयान अंजलि की अगर जीतते हैं हम यहाँ तो यहाँ से 2 बड़े दिग्गज नेता निकलेंगे, केपी यादव। मेरा सवाल यही था सूरज कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, उसमें बड़ी बात कह दी उन्होंने कि गुना को सिंधिया और केपी यादव दोनों मिलेंगे। इस बयान के क्या मायने, उस पर भी रोशनी डालिए सूरज। जी
निश्चित तौर पर इस बयान के बड़े मायने हैं और बड़े मायने तब हो जाते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह यानी जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं वो बयान दे। उन्होंने सीधे कहा है कि ये नहीं मानिएगा कि यहाँ से एक नेता निकलेंगे, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर जीतते हैं तो यहाँ से 2 नेता निकलेंगे। केपी यादव पर मेरी नजर है, केपी यादव यानी कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं केपी यादव का टिकट भले काटा गया है लेकिन केपी यादव को साइड लाइन नहीं किया जाएगा। ये कह के भरे मन से जो गृह मंत्री अमित शाह उन यादव वोट बैंक को साधना चाहते हैं जो वोट केपी यादव के हैं, जिन्होंने केपी यादव को वोट दिया। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से केपी यादव चुनाव लड़े थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने कांग्रेस में थे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी चाहते हैं कि जो कांग्रेस के यादव वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करें, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ मूव करें और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट डालें। क्योंकि सामने राव यादवेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा उतारा है और ये कभी भाजपा में रहते थे, इनका परिवार भाजपा में रहता था राव यादवेंद्र सिंह यादव का, लेकिन कांग्रेस में, और कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। तो सियासी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है अंजलि, वो इसलिए भी क्योंकि जातिगत समीकरण को देखें तो जातिगत कार्ड दोनों पार्टियां खेलती हुई नजर आ रही हैं। खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी लगातार मोहन यादव को दांव पर लगा रही है, वहां पर मोहन यादव लगातार प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं कि किस तरह से यादव वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ आए और भाजपा की तरफ आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक अच्छी जीत मिले। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की ये जो बैठक है उसके 2 अहम मुद्दे ये रहने वाले हैं कि वोटिंग प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए और जो आने वाले आगामी चुनाव है उसकी हॉट प्रोफाइल सीटों को कैसे साधा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। से देखिए, कल ही लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान संपन्न हुआ। अब ऐसे में जो एक बड़ी बात रही वो थी कि लगातार घटती वोटिंग प्रतिशत। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। हमने जो मतदान प्रतिशत का आकलन किया है उसमें बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में जीतने वाली है। सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। देखिए, लगातार घटते वोटिंग प्रतिशत को लेकर बयानबाजी हो रही है, तमाम बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में मैं और मेरे सहयोगी सूरज बात कर रहे थे गोपाल भार्गव के विवादित बयान की, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सागर से पूर्व मंत्री और रेहली विधायक गोपाल भार्गव ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को उपहार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी पन्ना प्रमुख 100% मतदान कराएगा उसे स्वेच्छा अनुसार गिफ्ट या मोटरसाइकिल दी जाएगी। गोपाल भार्गव के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला किया है। आचार संहिता के बीच पन्ना प्रमुखों को उपहार देने की घोषणा को कांग्रेस ने मतदाताओं के प्रलोभन से जोड़कर कहा कि इस मामले पर कांग्रेस गोपाल भार्गव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। जो भी पन्ना प्रभारी अपने पन्ने का 100% मतदान करवा लेंगे, जो पन्ना उनको सौंपा हुआ है, तो हम उनके लिए पुरस्कार स्वरूप जो भी वो चाहेंगे वो, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने तो मोटरसाइकिल का सोचा है, हम उनके लिए प्रदान करें। तो देखिए, इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। गोपाल भार्गव के बयान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन है, कांग्रेस चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेगी। पार्टी इतनी परेशानी में अब आ गई है कि अपने पन्ना प्रमुखों को मोटरसाइकिल गिफ्ट करने के लिए बोल दिया कि अगर आप अपना बूथ जिताएंगे तो हम निश्चित रूप से आपको एक मोटरसाइकिल देंगे। मैं समझता हूँ इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आप चुनाव के लिए प्रलोभन दे करके लोगों को बरगला रहे हैं और जिताने की बात कर रहे हैं। आप पन्ना प्रमुख को मोटरसाइकिल देंगे तो आप वोटरों को क्या देंगे, ये सोचने का विषय है। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए। हम अध्ययन करेंगे और हम इसकी शिकायत भी करेंगे। तो देखिए, वोटिंग प्रतिशत के मुद्दे को उठा लिया गया है, इस पे सियासत तो चल रही है, लेकिन लगातार मतदाता जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं बात करती हूँ झाबुआ की। झाबुआ के मेघनगर और थांदला में मशाल रैली और मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हुए और इस दौरान रंगोली प्रदर्शन, मतदाता जागरूकता गीत और सेल्फी पॉइंट, मतदाता की शपथ, व्यंजन प्रतियोगिता के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। झाबुआ के नगर और थांदला में स्वीप के तहत मतदाताओं को वोट करने की शपथ भी दिलाई गई।
लोकसभा चुनाव को लेकर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में शामिल रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो गया, जिसके बाद मतदान दलों का पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे मतदान कर्मियों का पुष्पहार पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत करते नजर आए। सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने पर कलेक्टर ने सभी की तारीफ की। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग से 2 किशोरों ने बारी बारी से रेप किया। घटना जौबट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। देखिए, राजगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। शाह ने जनता से कहा कि आप सब राजा साहब की शानदार राजनीतिक विदाई करिए और विदाई भी ऐसी कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। दिग्विजय सिंह के गढ़ में ही गृह मंत्री ने उनके एक पुराने बयान पर जनता को याद दिलाया। देखिए रिपोर्ट इस पर। चुनाव में आशिक का जनाजा। राजगढ़ में चुनाव के पहले जनाजा निकालने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये जनाजा किसका और कौन निकलवा रहा है, ये भी सुन लीजिए। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए दिग्विजय के गढ़ राजगढ़ के खिलचीपुर में चुनावी सभा करने पहुंचे। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में सभा की। इस दौरान दिग्गी राजा पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है दिग्विजय को राजनीति से परमानेंट विदाई देने का। दिग्विजय की विदाई आपको करना है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सम्मान जैसी लीड से हराकर उनकी विदाई करना, उन्हें घर पर बिठाने का काम राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूँ। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आए। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह ने बंटाधार किया, साथ ही उन्होंने उन्हें राम मंदिर विरोधी भी बताया। इस बार एक महत्वपूर्ण काम आप करोगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, वो दिग्विजय को हराकर आप हमारे रोडमल जी को जिताओगे। जिनके सलाहकार ये दिग्गी राजा है, वो कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। सालों से भगवा आतंक पर दिग्विजय सिंह को घेरने वाली बीजेपी ने राजगढ़ में भी भगवा आतंक का मुद्दा उठाया। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया। कोविड के दौरान लोगों को भड़काने के आरोप भी अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर लगाए। दिग्विजय सिंह और राहुल बाबा ये कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। ये तो भगवान ने अच्छा सबको बुद्धि दी है, इनकी कोई सुनता नहीं है, वरना हमारा क्या होता। और जब ये दोनों ने देखा कि सब लोग टीका लगा रहे हैं, एक दिन रात को जाकर खुद भी टीका लगाए। राजगढ़ का राजनीतिक समीकरण। लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला है। 8 विधानसभा सीटों में से 6 बीजेपी के पास है। सोंधिया समाज के 2.5 लाख मतदाता हैं। रोडमल नागर सोंधिया समाज से आते हैं। दिग्विजय का गृहनगर राघोगढ़ राजगढ़ में आता है। राजगढ़ से 33 साल बाद दिग्विजय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपनी पुरानी ट्रिक यानी पैदल यात्रा की है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव जिताने के लिए 192 दिन की नर्मदा यात्रा की थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था।
तो देखिए, देश में चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में बयानबाजी तो देखने को मिलती है और वो भी देश के दिल मध्य प्रदेश पर तो खासा फोकस रहा ही है स्टार प्रचारकों का।